ये दिल्ली सरकार द्वारा जारी सैंपल पेपर का 20 कक्षा 10वीं का पार्ट बी सेक्शन है। इसमें भी आपको कुल 20 प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 16 करने हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला दिया हुआ किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल -2 and 3 है, यानी सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो क्या होता है हमारा इक्वेशन, क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है -2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल 3 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह से मिलता जुलता समीकरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा है किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। परिमेय संख्या जो होता है, एक तो शांत पूरी तरह से कट जाए वो शांत, यानी शेषफल कुछ भी ना बचे, या फिर ये तब होता है जब हर जो होता है 2 या 5 का पावर के रूप में हो या दोनों हो, उसके अलावा कुछ भी होता है तो वो रिपीट होता है। तो शांत और अनवसानी, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी शांत तथा अनवसानी और आवर्ती, ये होता है। अब अगला दिया हुआ किसी घटना की प्रायिकता इसमें से क्या नहीं हो सकती। तो प्रायिकता की घटना आप देखिए, जो कि ये दिया हुआ 0.4 यानी 1, आपको पता है जो कि प्रायिकता की घटना ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम 0, यानी इसके बीच में होना चाहिए। तो देखिए ये भी हो सकता है, ये भी ये भी हो सकता है, इसका भी वैल्यू 1 से कम है, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता है। अब अगला दिया हुआ है, इसमें 2 समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। तो देखिए एक बार त्रिभुज इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें जिससे सहूलियत होगी। ये कह रहा समरूप है ए बी सी। अब डी ई एफ में कह रहा है ए बी, ये डी ई एफ हमने बना लिया। अब कह रहा है ए बी अपॉन में डी ई, यानी ये और ये रेसिप्रोक, मतलब इसका जो है समान अनुपात, और बी सी डी एफ, बी सी और डी एफ ये समान अनुपात है। अब समरूप के लिए हमारे पास जो समरूपता का नियम है, भुजा, 2 भुजा दिया और बीच का कोण, साइड एंगल साइड, तो इसके बीच का एंगल बी और इसके बीच का एंगल डी, यानी एंगल बी इक्वल एंगल डी बराबर होनी चाहिए, तभी ये एस ए एस रूल लागू होगा, एस ए एस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा संरेखी, यानी कोलिनियर। कोलिनियर किसको कहते हैं, जिस जो एक से अधिक बिंदु जिससे एक सरल रेखा खींची जा सकती है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें नहीं हो सकता, सिर्फ ये है जो कि इसमें सरल रेखा खींची जा सकती है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये इसका सही आंसर सी है। अब अगला दिया हुआ है 2tan30° प्लस 1/tan² 30°। तो इसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बिना याद किए हुए आप कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद बना सके। तो वो आपको यदि आता है तो पेपर जैसे ही दिए जाए तो आप इसको पहले बना ले, तो इस तरह के क्वेश्चन के पूरे नंबर आ सकते हैं। अब 2tan30°, तो 2 और tan30 की वैल्यू होता है √1/√3, ठीक है। और 1 प्लस tan² 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/√3, और ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/3। तो जब इसको लिखेंगे फिर से 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला जाएगा, जब ये हो जाएगा 2 और ये √3, तो यानी हमारे पास आ गया √3/2। अब देखिए √3/2 किसका आता है, sin60 का वैल्यू √3/2 आता है, तो आपका सही आंसर है sin60°। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या चयन किया जाता है, तो एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो 3 और 4 दोनों के गुणज, यानी बोथ 3 and 4। तो 1 से 50 तक तो टोटल हो गया 50 आउटकम, और 3 और 4 दोनों के हैं,
3 एंड 4 बोथ है, तो 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर ले तो 12 हो जाएगा। 12 के टेबल में कौन कौन सा आता है? 12 1 जा 12, 12 50 से नीचे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये 4 आया। तो यहाँ पे लिखे 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/25 आया। तो हमारा आंसर है 2/25 यानी ये। अब अगला है n के किन न्यूनतम मानों के लिए 4 का पावर n 8 से विभाजित हो। तो 4 का पावर n के लिए तो ये चाहिए 2 का पावर 3 होना चाहिए, उसके मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का पावर n यानी 2 का पावर 2n है, ठीक है। अब ये यदि हम n बराबर में क्या रखा जाए तो अब इससे विभाजित होने के लिए यानी इससे बड़ी चाहिए, तो ये अभी यदि 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 तो नहीं होगा। हम यदि 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी 2 का n का पावर यानी 8, 4 रखते ही जो हो जाएगा 4 4 जा इतना हो जाएगा, n का पावर 2 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल है। तो n का मान 2 रखने पर, न्यूनतम मान 2 रखने पर यह होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 29वां सवाल जो थोड़ा सा कुछ अलग है, तो देखिए 29वां सवाल जो है कुछ अलग हटके है, तो इसको थोड़ा सा अलग से सीखने की भी जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इस ये रखने पर, ये इसका शून्यक है, तो ये रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो p का मान आ जाएगा। तो रखते हैं 6 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 p 3/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 9/4 माइनस 3p/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3p, और यहाँ पे कुछ नहीं नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 27 माइनस 6 यानी 21, और माइनस 3p इक्वल टू, ये 2 से 0 चला जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 3p इक्वल टू 27 21, तो p इक्वल टू हो जाएगा 7। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब कह रहा है जो कि इसके जीरोज इक्वल है, तो जीरोज इक्वल के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, या ये याद रखें इसको कहते हैं विवेचक या डिस्क्रिमिनांट। ये जब दो शून्य 0 मतलब बराबर हो तो ये वैल्यू होता है। तो यानी बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4ac। अब आते हैं समीकरण की तरफ, देखते हैं जो कि ये दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब पी की वैल्यू तो हमारे पास 7 आ गया, तो 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ पे b की वैल्यू a बराबर देखिए 7, b बराबर 1 और c बराबर में k है। तो रखिए 1 का स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू ए के बदले 7 और c के बदले k। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर में 28 के। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/28। तो जिसका सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1/28। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये इन बिंदुओं से समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस है, तो हम करते हैं, और यहाँ पे गलती दिया हुआ है, यहाँ पे ये सही आंसर ऑप्शन है इसका पॉइंट, यानी -4 और -4। वैसे कुछ क्वेश्चन में इसमें कमियां हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यदि इस तरह का डिस्प्यूट आए तो आपको इंग्लिश वाला सही माना जाता है। यहाँ कुछ हिंदी में भी सही है, कुछ इंग्लिश में भी सही है। पहले इसमें देखें तो दिया हुआ है ये अब ये बिंदु इससे भी और इससे भी समान दूरी पर है, इसको मान लेते हैं पी ए और बी। तो पी ए बराबर में पी बी रखेंगे, तो दूरी सूत्र कहता है यहाँ पे x माइनस 4 का यहाँ पे -4 है तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, और y माइनस
-4 तो यानी y प्लस 4 का स्क्वायर इजकल टू इधर हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर इसके साथ और प्लस y -4 का स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस और दोनों ओर बार कर देंगे तो ये रूट रूट हट जाएगा तो x प्लस 4 का 4 टू जा 8x प्लस 16 और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब बराबर के उस साइड x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर -4 है तो -2 8x 8y -8y और प्लस 16। अब कुछ इसमें से कट भी जाएगा यहाँ पे देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर से गया समान चिन्ह वाई स्क्वायर से गया 16 एक 16 से गया तो इधर बच गया 8x और ये 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4x और यहाँ पे 8y है और ये माइनस है इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16y। अब यहाँ पे 16 है और ये 4 इधर आएगा घटेगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले ले तो हो जाएगा x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 4 इधर से कट जाएगा 0 से डिवाइड हो जाएगा तो यानी हमारे पास इक्वेशन हो गया ये x प्लस 4y प्लस 3 तो x प्लस 4y प्लस 3 इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे 31वें में हिंदी में सही है तो कह रहा है शून्यकों का योग 3 है सम ऑफ जीरोज 3 है तो रखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाई ए तो माइनस बी यानी माइनस क्यू बाई बी माइनस क्यू बाई पी इजकल टू होना चाहिए दिया हुआ शून्यकों का योग 3 इसमें रख दिया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p और बराबर में माइनस क्यू तो एक ही साइड ले आए तो 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0 जो कि आपको दिया हुआ है ये आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट है जो कि ये किस लाइन पर उपस्थित है तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 रख करके देखेंगे बारी बारी से तो इसमें सही आंसर ये आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सवाल 33 है इसमें कह रहा है x की ये 10 7 10 5 इक्वल टू 4 दिया हो तो आप ऐसे करें 10 5 इक्वल टू 4/7 करके आप उस पर ट्रेंगल बना करके आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ आसान है तो देखिए क्या करना है सबको कॉस ऊपर नीचे कॉस 5 से डिवाइड कर देना है तो जब डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 7 10 5 क्योंकि साइन बाई कॉस होता है साइन बाई कॉस होता है 10 और ये 3 कॉस है तो कॉस को कॉस से करेंगे तो 1 हो जाएगा तो यानी 3 बचेगा और ये भी हो जाएगा सेम उसी प्रकार है सेम 7 10 5 और प्लस 3। तब इसको सॉल्व करने पे क्या आता है कुछ बच्चे कहेंगे जो कि कैसे हुआ नहीं पता है तो ये देखिए ये आपके पास दिया हुआ 7 साइन 5 प्लस -3 कॉस 5 तो इसको कॉस 5 से डिवाइड किए इसको भी कॉस 5 से डिवाइड किए और 7 साइन 5 और प्लस 3 कॉस 5 यानी हम कॉस 5 से गुना भाग कर रहे हैं तो गुना करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये भाग करेंगे तो ये तो कॉस 5 तो ये कट गया और ये कॉस 5 यानी 10 5 हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। तो 7 10 5 की वैल्यू 4 दिया तो 4 में से 3 गया और 4 जमा 3 तो ये हो जाएगा 1/7 इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला दिया हुआ प्रोबेबिलिटी का 52 पत्तों में से लाल बादशाह हुकुम की बेगम तथा पान के 5 और इक्के खो गए हैं यानी क्या क्या खोया है एक ये
पान के 5 यानी एक ये और इक्के। तो शेष कितना बचा? 1 2 3 4, यहाँ पे दिया हुआ है इक्के सारे खोए खोए हैं तो 4 इक्के हो गए, तो टोटल कितने खो गए? 4 3 7। तो 52 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 45। और अब कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग वेल सफल पैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड के एक तो ये खो गया है एक, और लाल लाल के कोई भी रेड कार्ड चाहिए तो लाल टोटल होता है 26। 26 में से लाल के बादशाह यानी 2। यहाँ हिंदी में कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन दिया है, इंग्लिश वाला सही है, ये गलत है। इसमें कह रहा ऑल रेड किंग्स। तो खोया कितना है? देखिए 2 तो ये खोया है, क्वीन ऑफ स्पेड यानी स्पेड का क्वीन यानी एक ये खोया है, एंड 5 एंड एस ऑफ डायमंड एंड क्लब। तो डायमंड और क्लब के जो है दो, मतलब 5 के 2, 5 के 2 और एस इसके 2, इक्के के 2, तो 2 2 4 2 6 एक 7 खोया, तो टोटल कितने हो गए? अब लाल में कितने बच रहे हैं? तो लाल के तो ये 2 यहाँ खो गया है, ठीक है। और कह रहा है जो कि डायमंड के क्या क्या खोया है? 5 एंड एस, 2 2 4 इधर खोया, तो 4 खोया, तो कितना बचा? 21, 22, टोटल 22 बचा। तो ये हो जाएगा 22 बटे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 45, तो 22/45 जिसका सही आंसर ये दिया हो। हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ है कि हिंदी में यहाँ पे दिया हो पान के 5 और इक्के खो गए, यहाँ पे लिखा है एस ऑफ डायमंड एंड क्लब, तो अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है इस तरह का आपने सवाल बनाया होगा, सवाल दिया हुआ है और सॉल्व भी किए होंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो बी ए सी यहाँ पे दिया हुआ है, बी ए सी यानी ये 90 डिग्री है, और ये तो इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा था जो कि ये होता है ये इंटू ये बराबर में जो इसकी हाइपोटेनियस है यानी ए डी का स्क्वायर बराबर में होता है बी डी इंटू सी डी। तो बी डी इंटू सी डी बराबर में ए डी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट सवाल दिया है इनमें समीकरण के युग्म। अब कैसे देखेंगे? ए वन बाई ए टू रखते हैं हम, तो क्या होता है? ए वन बाई ए टू 1/2, और ये 1/5 हुआ, तो क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसके इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे जो 37वें सवाल है कंफ्यूज करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ए एक्स अपॉन एक्स बी, तो यानी ए एक्स और एक्स बी, और यहाँ पे दिया हुआ ये 1:3, ये 1 है या ये 3 है। सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, सेंटीमीटर यहाँ भी है और सेंटीमीटर यहाँ भी है। अब देखिए ये किसका साइड है? ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। तो हम जब छोटे वाले का कंपैरिजन करेंगे और बड़े वाले का कंपैरिजन करेंगे, तो बड़े वाले का ये साइड कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4 इजकल टू 1 यहाँ पे इसमें हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 है। तो हम करेंगे बड़े वाले में छोटे वाले का इस साइड का कंपेरिजन, 1/4 इजकल टू इसमें हो जाएगा, ये नहीं पता है, एक्स वाई अपॉन में ये 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इजकल टू हो जाएगा 6, और ये 4 है, 6/4, तो 1/1.5 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि 20 मीटर लंबी और ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा खड़ी छड़ी 10 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो एक इसके लिए आप फिगर बना लें जो कि जिससे आपको फायदा होगा, साथ में रहेगा। तो देखिए एक ये है और एक ये है। अब कह रहा है जो कि यहाँ 20 मीटर लंबी एक छड़ी है, खड़ी है, और ये 10 मीटर छाया बनाती है, और यहाँ उसी समय ये 50 मीटर छाया, ये 50 है, तो ये कितना होगा? उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका दुगुना है तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। ये बना लेने से फायदे में रहे।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये अभिकथन और कारण वाला सवाल दिया है, असर्टेन रीजनिंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ दो सवाल दिए हैं, तो एक रीजनिंग रहेगा और एक कारण रहेगा अभिकथन। तो मतलब कारण और असर्टेन यानी कथन और कारण रहेगा। तो यदि कहता है ए और आर दोनों सत्य है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कहता है, यानी उसको डिफाइन करता है, तो ए सही होगा। और यदि ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता, आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो बी। तीसरा है ए सही है और आर गलत है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। इस पे आधारित है, यानी ए बी सी डी पहले से निर्धारित है, उसी को लेकर के सवाल आपको बनाने हैं। तो देखिए, अब पहला सवाल आपके पास जो दिया हुआ है उसमें कहता है इस किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर में होता है। एलसीएम अभाज्य संख्या का, तो ये तो सही है। अभाज्य संख्या है वह संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, तो ये भी सही है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो यानी ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। ए जो है आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ए आंसर हो गया। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया रहेगा हर जगह, वही चार ऑप्शन को यहाँ पे यूज करना है। दूसरा कह रहा है दूसरे को देखें तो कहता है ये और ये इसके कोई हल नहीं है, तो हल होने के लिए क्या चाहिए, a1/a2 और b1/b2 और b1/b2 हो और c1/c2 के बराबर नहीं हो। तो देखते हैं यह होता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x का पूर्णांक 1/2 और ये 3/6 यानी 3/6 और -4, इधर -4 और इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा -10। तो ये इसकी व्याख्या मतलब ये तो सही कह रहा है, इसका कोई हल नहीं है। अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है जो कि अब C1 का मान -4 है, तो C1 का मान -4 तो ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c होता है। ठीक है, S1 लगा दे तो C1 के पोजीशन पे -4 है, तो ये भी सही है। लेकिन दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं करता है, आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो सेक्शन सी लेकर के आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।